नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम, दैट इज रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। सबसे पहले बात करेंगे, एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट, व्हाई हेलोएरिन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन। क्या बोला है, जो हेलोएरिन्स होती हैं वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे नहीं होता है आसानी से, ठीक है। क्यों? इसके 4 रीजन है, इसके 4 रीजन है, ठीक है। चारों रीजन पहले एक बार आप लिख लो, ठीक है, फिर एक एक करके समझा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, समझते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। रेजोनेंस, 4 रीजंस। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट, पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो हेलो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है क्लोरीन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे और एक से बॉन्ड बनाया हुआ है बेंजीन के साथ, ठीक है। नाउ ये क्या कंजुगेशन में रहते हैं इस तरीके से, और इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। देखो मैंने बनाए भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4 और रह गए, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव ने दोबारा रोटेट किया, फिर ये नेगेटिव यहां आया, फिर यहां से इधर गया, और ये फिर यहां से यहां गया, और यहां से यहां जाएगा तो फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो पहले था। अब होता क्या है इससे, तुम देख रहे होगे, जैसे ही मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया तो यहां से लेके ये जितने स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर देख लो, तीनों में क्या है, ये जो CCl बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड था, ये क्या है, डबल बॉन्ड जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? डबल बॉन्ड जैसा। तो डबल बॉन्ड बनते ही इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो जाएगी, इतनी आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, जिस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब उसमें हेलो एल्केन्स में होता था और टूट जाता था, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, CCl बॉन्ड के बीच में आ जाता है, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होगा। सेकंड रीजन क्या होगा बेटा? सेकंड रीजन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सेकंड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकंड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विच अटैच टू हेलोजन एटम, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विच अटैच टू हेलोजन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम which attached to halogen atom, which attached to halogen atom, that is X atom, halogen atom। देखो ये मेरे पास हेलोएरिन से, हेलोएरिन है, ये मेरे पास CH3X मतलब एल्काइल हैलाइड है। जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा, sp3। जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है बताओ, जहां से X लगा हुआ है sp2। S करेक्टर किसमें ज्यादा है? सर इसमें ज्यादा है ना, इसमें 33% S करेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे 25% S करेक्टर है। अब ये मेरे को बात बताओ, जिसमें S करेक्टर ज्यादा होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, और इस हेलोजन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा जितनी आसानी से यहाँ छूट जाते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हेलोजन छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है जहां पे S करेक्टर ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब है X को अपनी तरफ ये कार्बन खींच के रखेगा, इतनी आसानी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को टूटने नहीं देगा। ये रीजन हो जाता है एक के यहाँ पे CCl बॉन्ड मतलब CX बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है, एक ये रीजन हो गया। इसके बाद थर्ड रीजन आएगा, ये बेटा सेकंड था, थर्ड रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। देखो
मान लो कि यहां से ये मेरे पास एराइल हैलाइड है, ठीक है। मान लो यहां से X निकाल दिया मैंने, X माइनस चला गया यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, तो बचेगा क्या मेरे पास, फिनाइल कैटायन बनेगा, फिनाइल कैटायन बनेगा, वेरी अनस्टेबल कैटायन। वेरी अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होता है, देखो जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले, sp2 था, ठीक है। इसमें से एक बॉन्डिंग में से एक p में से और इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो क्या बचा, केवल हाइब्रिडाइजेशन बेटा। अब बचा sp, 1 और 2, क्या बचा हाइब्रिडाइजेशन, 1 और 2, दैट इज sp। शेप कैसी हो जानी चाहिए, फिर शेप कैसी हो जानी चाहिए, जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो मान लो यहाँ पे एटम है, तो शेप अगर पहले कैसे थे, पहले कैसे हैं, फिनाइल में ये बॉन्ड ऐसे हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है तो ये बॉन्ड्स ऐसे हो जाने चाहिए, लीनियर शेप हो जानी चाहिए। क्या लीनियर शेप होगी इसकी, अगर इसकी लीनियर शेप हुई तो पूरी रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी के कारण बेटा पॉजिटिव चार्ज फिनाइल कैटायन पे अनस्टेबल होता है। देखो ये बहुत ट्रिकी है, इसे समझना बड़ा इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं शेप से समझा रहा हूं। बहुत सारे रीजन है ऐसे समझाने के, बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं कि अगर sp2 है तो इस तरीके से इसकी शेप थी, ठीक है। अगर sp इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो शेप तुरंत लीनियर हो जाएगी। तुम्हें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी हो जाती है, लीनियर, ठीक है। अगर इसकी शेप लीनियर हुई तो सोचो कि रिंग पूरी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, पूरी रिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है। इसकी वजह से यहां से हेलोजन इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा, अगर छोड़ के गया तो ये बनेगा जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ तो बहुत इजी है, ये 4 रीजन है बेटा, ठीक है। ये 4 रीजन है, 4 रीजन है। फोर्थ क्या है, मान लो मेरे पास ये है एराइल हैलाइड, मान लो मेरे पास ये एराइल हैलाइड है। देखो इसमें क्या है, पाई ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स, ये रिंग ऐसे रखी है और इस पे 6 कार्बन पे इस तरीके से p ऑर्बिटल रखी है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में मेरी रिंग है उसके परपेंडिकुलर 6 है, 1 2 3 4 5 और एक यहां बीच में 6 होगी, ठीक है। इनमें इस तरीके से, ठीक है, इनमें ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट करते हैं। ऊपर पूरा एक क्लाउड रहेगा, एक नीचे वालों को मिला दो, एक ये वाला क्लाउड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक ऊपर दिख रहा हो, एक ऊपर रिंग दिख रही होगी तुम्हें ऊपर वाले रिंग से मिलके, एक नीचे, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन फैले हुए रहेंगे, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसे अप्रोच करता है, न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज है। अब कोई इस न्यूक्लियोफाइल को अगर अप्रोच करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे रिपेल करती है, इसे वापस भेजेगी, इतनी आसानी से अप्रोच नहीं करने देगी। इसीलिए फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द हेलोएरिन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन इज नॉट सो इजी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। तो फिर सर हमें एक बात बताओ, हमने कहीं कहीं एक रिएक्शन लिखी देखी है, वो रिएक्शन है ये, कि क्लोरीन हमने ली जी, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन, यहां पे Cl लग रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और टेम्परेचर 600 से भी ज्यादा होगा, 623 केल्विन एंड 300 atm होगा प्रेशर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप में जी यहां पे बनता है
फिनोल, दैट इज OH आ जाता है। OH मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, NaOH का न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ पे आके लगेगा और Cl यहां से निकलेगा। लेकिन ये रिएक्शन कब पॉसिबल है? वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, ठीक है, तब ये पॉसिबल है। ठीक है, इस रिएक्शन को H+ यहां पे आया, क्लियर। इस रिएक्शन को क्या बना बेटा? ये फिनोल बना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डाउस प्रोसेस बोलते हैं। याद रखना, ये भी एक नेम रिएक्शन है। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। ये डाउस प्रोसेस है, ठीक है। नाउ अब देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये वाली जो बेंजीन है मेरे पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरिन क्यों नहीं जा रही थी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा थी, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दूं तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा? कर सकता है, ठीक है। इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी मैं कम कर दूं तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। और उसको अप्रोच करने के लिए, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने लग जाता हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने लग जाता हूं, दैट इज Cl। एक बार यहां NO2 लगा दिया। अब ये क्या करेगा? NO2 क्या करता है बेटा? -R इफेक्ट से, कौन सा? -R इफेक्ट से इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। इससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स बेटा खींचेगा। तो मान लो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता हूं, दैट इज NaOH, ठीक है। तो जो अब टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा, जब एक NO2 लग गया है, वो इससे कम होगा। यहां पे कितना यूज हो रहा था? 623 केल्विन, लेकिन अब जो मैं लगाऊंगा वो इससे कम होगा, और वो बेटा होता है टेम्परेचर मात्र और मात्र 443 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाती है। और सेकंड स्टेप इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये, फिर से फिनोल, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है। ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन, ठीक है बेटा। और ये क्या है? मेटा पोजीशन। ये क्या है? पैरा। तो पैरा पे क्या लग रहा है? नाइट्रो, पैरानाइट्रोफिनोल। किससे मिला है? इसका नाम क्या है? पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन या 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? आपको ठीक से दिख तो रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं। चलो ठीक है। तो क्या सर फिर हम ये बोल सकते हैं सर हम इसमें 2 NO2 लगाएं तो और भी कम टेम्परेचर देना पड़ेगा? हाँ बेटा, बिल्कुल देना पड़ेगा। इसमें अगर तुम 2 NO2 लगा दो, ठीक है, 2 NO2 लगा दो, मान लो एक तो पैरा पोजीशन पे था और दूसरा तुम ऑर्थो पोजीशन पे लगा देते हो, लगाते हो, तो ये जो टेम्परेचर है ये घट के और कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस पे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण न्यूक्लियोफाइल इस पे आराम से अटैक कर सकता है, Cl यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जो यहां चाहिए वो होगा 368 केल्विन। क्या होगा बेटा? 368 केल्विन। और यहां पे एक NO2 लगा होगा इसमें, ठीक है। और अगर 3 NO2 लगा दूं, ठीक से देखना बेटा, अगर मैं इस पे 3 NO2 लगा दूं, ठीक है, ये नाम तो चेंज होगा हर बार, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2 4 6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। NaOH की प्रेजेंस में मैं इसे केवल हीट करता हूं, वार्म करता हूं, सिंपल, कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं, थोड़ा सा वार्म करूंगा तभी मेरे पास OH आके लग जाएगा, NO2 तो वहां पे दिया हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इज इट क्लियर बेटा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और यही पिक्रिक एसिड है, यही क्या है? पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब सुनो कि मैंने ऑर्थो और पैरा पे लगाए, इसकी मैकेनिज्म एक बार देखना चाहते हो होता क्या है? चलो हम आपको एक मैकेनिज्म दिखा देते हैं, किसी एक की करके दिखाऊंगा मैं, बाकी की मैकेनिज्म आपको खुद बनानी है, ठीक है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जब उस पे एक नाइट्रो ग्रुप लगाए तभी होगा, ठीक है, तब आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है तो इसे एक्टिवेट कर देता है, इस रिंग को एक्टिवेट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो मान लो यहां पे NO2 लगा है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है, ये आया जी मेरा न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस के तौर पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आया, इस पे अटैक किया, ये वाले कार्बन पे, क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, क्या बना देखो, नेगेटिव ClOH भी यहां आके लग गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव रोटेट करता जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा अगले में, देखो NO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे नेगेटिव और यहां नाइट्रोजन पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, Cl और OH, क्लियर है बेटा। नाउ ये नेगेटिव, ये इधर, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव ClOH, यहाँ पे NO2, मैंने एक बार दिखा दिया NO2 को खोल के, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, सॉरी यहाँ एक बॉन्ड रह गया, यहाँ एक बॉन्ड रह गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है C। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव अटैक करेगा, दैट इज यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से Cl डिपार्ट होगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है, OH डबल बॉन्ड और यहाँ पे रह गया जी NO2। क्लियर है बेटा, इस तरीके की मैकेनिज्म सामने देखने को मिलती है। देखो अब न्यूक्लियोफाइल, हमको जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए या पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, वो मेटा पोजीशन पे कभी काम नहीं करेगा। देखो क्यों, जरा देखो, जब हमने OH माइनस का अटैक करवाया तो जो नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज जो रोटेट कर रहा है, वो वहां पे जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पे NO2 ग्रुप आना चाहिए। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ डीएक्टिवेट कर लेता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कहां कहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वहां पे NO2 ग्रुप होना चाहिए। उसके अलावा कहीं NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, उस पे -R इफेक्ट से NO2 उसे खींच नहीं पाएगा। तो कहां आ रहा है, देखो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। एक तो ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये पोजीशन क्या है बेटा, पैरा पोजीशन है। ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो। तो ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगा सकते हैं, इसीलिए मैं जो अभी रिएक्शंस लिख रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने एक बार ऑर्थो पे लगाया, एक बार पैरा पे लगाया, फिर दोनों में मिला के 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे लगाया, लेकिन मेटा पोजीशन पे कभी नहीं लगाया। मेटा पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन कौन सी है, ये वाली राउंड कर रहा हूं मैं, देखो ये वाली, कहीं भी तुम्हें नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा होगा एक भी स्ट्रक्चर में यहाँ पे। तो इसीलिए अगर तुम मेटा पे NO2 लगा दोगे तो वो -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन -I इफेक्ट उतना प्रभावशाली नहीं है कि वो यहाँ पे काम कर पाए, ठीक है। इसीलिए मेटा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन नहीं देगा, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर है NO2 मेटा पोजीशन पे लगा हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं देता है, व्हाई इट इज नॉट गिव या नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाई। तो रीजन होगा मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी ज्यादा होती ही नहीं है जिससे ये खींच पाए। इज इट क्लियर बेटा, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आ ही नहीं रही है इस पे मेटा पोजीशन पे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन्स, ठीक है बेटा। अब
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैंने इंडिकेट किए हैं, मेटा पोजीशन पे क्यों NO2 होगा तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। फिर डाउस प्रोसेस याद रखनी है आपको। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली होता नहीं है एरोमेटिक के केस में, क्यों नहीं होता है वो चारों पॉइंट याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। वैसे मैं ये तुम्हें करवा चुका हूं, लेकिन एक बहुत शॉर्ट में जाऊंगा मैं, क्योंकि ये चीज मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में तुम्हें करा चुका हूं अच्छे से विद मैकेनिज्म, ठीक है। चलो मान लो मेरे पास ये है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स। अरे यार क्यों हिल रही है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम, किसका, एराइल हैलाइड का, मतलब एक्स का, एराइल हैलाइड मतलब हेलो एरीन्स का, ठीक है। जरा देखो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो कहां कहां हो सकता है, मैं तुम्हें वैसे ही बता दूं कि कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा, तुम्हें वैसे समझ में आ रहा होगा। प्लस आर इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, तो क्या बनेगा देखो, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड है एक्स, यहां 4 रह गए, ये पॉजिटिव, क्लियर, डबल बॉन्ड, इसका फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये एक्स पॉजिटिव। सब कुछ तुम्हें एक जैसा लग रहा होगा अभी जो पढ़ा वो भी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अलग है बस। यहाँ पे मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, अब सोच लो, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए हमें, कौन किसका अटैक करवाना है, पॉजिटिव का अटैक करवाना है। किसका अटैक करवाना है बेटा, पॉजिटिव का अटैक करवाना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं यहां लेके जाता हूं, यहां लेके जाता हूं, तो फिर से मुझे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा, ठीक है। लगभग वही होगा, 3 बॉन्ड इधर, मतलब अब के इधर, मतलब एक बॉन्ड यहां हो जाएगा, सॉरी ये बॉन्ड शायद गलत बन गया, ये बॉन्ड, तो यहां बॉन्ड बन जाएगा, तो वो लगभग वही है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक कर सकता है, जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, कहां कहां पे आ रहा है, देखो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आया, ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ओ पोजीशन, यहां पे ये क्या है बेटा, पैरा पोजीशन, ये क्या है बेटा, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां सब्स्टिट्यूट होगा, कहां कहां सब्स्टिट्यूट होगा बेटा, बताओ कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। मेटा पे क्यों नहीं देगा, मेटा पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई हेलो एरीन्स नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन मेटा पोजीशन। तो तुम्हें बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे कभी हाई होती ही नहीं है। ये जो एरो है इससे कंफ्यूज मत होना, ये बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में जा रहे हैं, तभी ये डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे दिख रहा होगा, ये मेटा पोजीशन खाली पड़ी है, यहाँ भी खाली पड़ी है, वहां भी खाली पड़ी है, तो जब नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज वहां अटैक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो हम कुछ इलेक्ट्रोफाइल बता दें, मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल दे रहा हूं कुछ जो आपके कोर्स में है, ठीक है। तो उसमें से एक है आपके पास, पहली रिएक्शन पढ़ेंगे हम इसमें, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, देखो तुम्हारे सामने मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इस पे मैं क्या अटैक करवाता हूं, Cl2 अटैक करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड है और कुछ नहीं, AlCl3, ठीक है। तो एक Cl तो इसको एक अपनी तरफ खींच लेगा, ये स्ट्रक्चर होता है ना AlCl3 का, एक p ऑर्बिटल इस पे खाली होती है ये वाली, तो Cl2 है हमारे पास, तो Cl एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ से Cl पॉजिटिव अलग निकल जाता है, Cl पॉजिटिव अलग निकल जाता है, Cl नेगेटिव इसमें आगे बढ़ जाता है, तो ये AlCl4 नेगेटिव बन जाता है,
ठीक है, एक Cl बचा, वो इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ये सब मैकेनिज्म मैं तुम्हें एक बार प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए मैं अब मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं। या एक तो ऑर्थो पोजीशन पे Cl आ सकता है, दूसरा कहां पे आ रहा होगा? इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, जो दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में मेजर कौन होगा? इन दोनों में मेजर ये होगा, मेजर ये होगा और माइनर ये होगा। क्लियर? देखो मेजर ये क्यों है? क्यों? पूरी तरीके से सिमेट्रिकल कंपाउंड है, पूरी तरीके से सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो जो इसका लेटिस होगा सॉलिड फॉर्म में, जो इसका लेटिस होगा, ठीक है, उस लेटिस के अंदर ये पर्टिकुलरली ऑर्डर में अरेंज होगा, ठीक है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है, याद रखना, इसमें पैरा वाला मेजर बनता है। इसके बाद और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देखोगे? इसकी मैकेनिज्म मैं आपको एक बार बता चुका हूं, और उसमें से एक स्टेप ये रहा, उसमें से एक स्टेप ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। हेलोजनेशन के बाद आप लिख सकते हो बेटा, सेकंड है नाइट्रेशन। NO2 भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, NO2 का अटैचमेंट एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्लोरोबेंजीन लो, क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराओ, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। ये H2SO4 यहाँ कैटालिस्ट की तरह काम करता है, प्रोटिक एसिड की तरह, तो यहाँ से NO2 को रिलीज करवाएगा, ठीक है, कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है, सिंपल। और यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ सकता है, अभी देखा हमने, यही मैकेनिज्म है और कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, और एक पैरा पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मेजर मिलता है जी? यहाँ पे बेटा ये वाला मेजर होगा, यहाँ पे ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, क्विक रिवीजन है ये, ठीक है, मैकेनिज्म आपको बता दी गई है ऑलरेडी। नेक्स्ट है बेटा सल्फोनेशन। आपको याद होगी 11th क्लास, सल्फोनेशन में क्या करते थे सर? SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते थे एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसके लिए कैटालिस्ट कौन सा यूज करेंगे? कैटालिस्ट यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सिंपल हीट कर देंगे। प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, एक ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लगेगा, दैट इज SO3H, और एक पैरा पोजीशन पे लगेगा, एक पैरा पोजीशन पे लगेगा। अब तो तुम होशियार हो गए हो बेटा, ठीक है। मेजर कौन सा होगा? मेजर होगा ये पैरा वाला, ठीक है, माइनर होगा ये, क्लियर, मेजर ये, माइनर ये। अच्छा, अभी मैंने नाइट्रो वाला लिखाया था, नाइट्रो वाले में भी बेटा यही मेजर होता है, जहां पे पैरा पोजीशन पे NO2 आ रहा है, ये वाला था ना, ये सही कर लेना, अगर मैंने गलत लिखवाया है तो उसे थोड़ा सही कर लो। ये वाला मेजर बनता है उसमें NO2 और Cl, ये मेजर है, ठीक है, सब में याद रखना है, यही मेजर है, जिसपे पैरा पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वही मेजर होता है। एक्चुअली में क्या है, उसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग आराम से हो जाती है पैरा पोजीशन में, जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उन सब में, ठीक है, इसीलिए पैरा पोजीशन वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। तो ये मेजर, ये माइनर। इसका नाम जरा आप एक बार बता सकते हो? IUPAC करने बहुत देर हो गई बिना ऐसे किए हुए। इसका नाम तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ बेटा। SO3H वैसे एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं SO3H को, केवल किसको बेटा? SO3H को। तो ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये क्या है? छोटा फंक्शनल ग्रुप है इसके कंपैरिजन में। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? प्रायोर कौन सा होगा? 1, ये वाला, ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, सेकंड नंबर इसे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहां आओ बेटा, यहां पे कहां से नंबरिंग चलोगी, 1 2 3 4, यहां क्या नाम आ जाएगा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। चलो एक हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन और करा देते हैं आपको, नेम रिएक्शन है, नाइट्रेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन और है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ये रहा हेलोएरिन, मान लो हम इसको क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, क्या ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन के साथ भी हो सकती है रिएक्शन। ठीक है, 2 तरीके की होती है फ्रीडेल क्राफ्ट, एक तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होगी फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो पहले एल्काइलेशन देख रहे हैं, इसमें क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 दैट इज लुईस एसिड। क्लियर, लुईस एसिड होगा क्या, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये CH3Cl है। ठीक है, Cl तो AlCl3 के साथ चला जाता है, यहां से CH3 पॉजिटिव बचा बस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आके लग जाएगा CH3, क्लियर, या फिर पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। बस यही फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, इन दोनों में मेजर माइनर कौन होगा, ये वाला नीचे वाला मेजर होगा और ये ऑर्थो वाला माइनर होगा। जरा नाम बताओ बेटा, IUPAC भी बता देते हैं इसका जरा नाम बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा। 1 पे क्या है, क्लोरो, ये बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, देन इसको छोटा गिनेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो क्लोरीन है, तो क्या आएगा पहले 1 क्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन। जरा इसका नाम बताओ बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन याद होने चाहिए, बस कहां सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। और याद रखना, ये अभी जितनी करा रहा हूं ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और कहां पे अटैच करने हैं, आंख बंद करके हेलोएरिन बनाओ, उसका रिएजेंट याद होना चाहिए बस तुम्हें, और पोजीशन याद होनी चाहिए, कहां पे अटैच होगा। और सबके सब में जितने भी हेलोएरिन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, सब ऑर्थो और पैरा पे होंगे, और पैरा हमेशा मेजर होगा। क्लियर। अब फ्रीडेल क्राफ्ट एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है बेटा एसाइलेशन। दूसरा क्या होता है, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या करना है आपको वो भी देख लो। एसाइलेशन में फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं बेटा एसाइल क्लोराइड। ये जो है ना CH3CO, इसको बोलते हैं एसाइल, और ये क्लोराइड। ठीक है, बाकी सब सेम है। रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3 होगा। एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है, पानी की एब्सेंस है। पानी की एब्सेंस में AlCl3 ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें से ये है इलेक्ट्रोफाइल CH3CO पॉजिटिव। ठीक है, इसको अटैच कर दो, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, सिंपल। तो CO CH3 और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, दूसरा यहां बना रहा हूं, ये बनेगा, शायद दिख नहीं रहा हो तो यहां थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, Cl और नीचे वाले पे आ जाएगा CO CH3। ठीक है बेटा, जरा इसका नाम बताओ,
इसमें से मेजर कौन होगा जी? मेजर ये होगा पैरा वाला, ठीक है। ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा, और ये क्या होगा? माइनर। क्लियर? इसका नाम बेटा देखो, यहां पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, CO बीच में आ रहा है, और उसके ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है CO, उसके दोनों तरफ कार्बन लगाओ। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन, ठीक है। तो इसका नाम जो है, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। ये जो कंपाउंड है ना, इस पे क्लोरो को भूल जाओ, क्लोरीन को भूल जाओ, तो केवल इतना, बेंजीन पे COCH3 लगा है तो उसका नाम होता है एसिट, कीटोन के लिए O, एसिटो, और इसके लिए फिनोन, एसिटोफिनोन। अब ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या हो जाएगा जी? 1 2 3 4, दैट इज 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये नाम याद रखने हैं आपको, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहां बना रहा हूं, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CO, ठीक है, CH3 बनाओ, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या होता है? एसिटोफिनोन, ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 की जगह एक और बेंजीन होता, बीच में CO होता, तो उसको बेंजोफिनोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसिटोफिनोन पे यहाँ पे 2 पे लग गया तो 2 क्लोरो, और यहाँ पे नीचे अगर 4 पे लग गया तो 1 2 सॉरी अपोजिट में लग गया, मतलब यहां लग गया तो CH3 दैट इज Cl दैट इज 4 क्लोरो, ठीक है। तो 4 क्लोरो, ये हो जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। इज इट क्लियर बेटा? तो ये थी सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद आनी चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता है, और ऊपर वाले स्टेप में मैंने वो भी करके दिखा दिया था तुम्हें, ठीक है। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस सर, आ रही है। बस 2 रिएक्शन हो रहे हैं हेलो एरिन्स की, दैट इज वो है रिएक्शन विद मेटल्स, ये 2 रिएक्शन पढ़ लो मेरे साथ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, ठीक है, फिर खत्म। इसमें एक है बेटा फिटिग रिएक्शन, फिटिंग नहीं, केवल फिटिग, FITTIG, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। फिटिग रिएक्शन क्या होती है बेटा? देखो फिटिग रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम एराइल हैलाइड लेते हैं 2 मोल इन प्रेजेंस ऑफ Na, सॉल्वेंट होगा जी ईथर, और सिंपल सी बात है, जैसे वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, 2NaX निकाल दो अलग से, 2NaX अलग निकाल दो, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, Na के साथ ये X चला गया। अब मुझे बताओ, दो है ना ये, तो ये भी 2 मोल होंगे, तो X इसके साथ चले गए, तो यही 2 बेंजीन रिंग बची हमारे पास, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, ये प्रोडक्ट मिलता है, इसे बोलते हैं बेटा फिटिग रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फिटिग रिएक्शन, ठीक है। डाई एराइल, ठीक है, डाई एराइल रिंग मिलती है हमें, इसे क्या बोलते हैं बेटा? फिटिग रिएक्शन। देखो ये कब यूज होती है, जब हमारे पास एक ही एराइल हैलाइड हो और हमें डबल नंबर ऑफ बेंजीन रिंग बनानी हो। अगर यहाँ 2 है और 2 से हमको 4 कन्वर्ट करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके फिटिग रिएक्शन का यूज करेंगे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे एराइल हैलाइड की इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, तो हमें डाई एराइल रिंग मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा ही वुड्स रिएक्शन में जब भी हमें डबल नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, मान लो एथाइल हैलाइड से हमें ब्यूटेन चाहिए, क्या चाहिए, एथाइल हैलाइड से हमें
ब्यूटेन चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, इथाइल हैलाइड की रिएक्शन करा देंगे सोडियम मेटल से और 2 मोल ले लेंगे इथाइल हैलाइड के इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, आंख बंद करके ब्यूटेन दे देगा। तो वो वुड्स रिएक्शन थी, ये फिटिक रिएक्शन है। अब इन दोनों के एक बीच की रिएक्शन बन जाती है, वो बीच की रिएक्शन क्या बनेगी, वो बीच की रिएक्शन हो जाती है वुड्स फिटिक। वो बीच की रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, वुड्स फिटिक। उसे भी देख लो, लास्ट रिएक्शन, ठीक है, इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लिया, मैं मानता हूं काफी बड़ी बड़ी वीडियो आपको झेलनी पड़ी है, सॉरी उसके लिए बेटा, लेकिन अगर मैं वो आपको नहीं करवाता तो आपको दिक्कत होती, ठीक है। आपके आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आपको याद करनी पड़ेंगी, क्या फायदा, ठीक है। बिना देखिए, याद करना एक अलग चीज है, रटना एक अलग चीज है। जब आप याद कर रहे हैं और आप समझ के याद करते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन आपको चीज समझ में नहीं आ रही, केवल रटा दी जाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा कोर्स थोड़ा सा स्लो जा रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन और ब्रांचेस के कंपैरिजन में, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम दमदार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी सब चीज समझ में आ रही होगी। वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक तो लेते हैं बेटा हम एल्काइल हैलाइड, एक लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड, क्लियर। 2 मोल ले लेंगे सोडियम मेटल की और एक लेंगे हम एराइल हैलाइड, एक ले लेंगे हम एराइल हैलाइड। ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, वुड्स का आरएक्स आ गया और ये फिटिक का एराइल हैलाइड आ गया। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल रिएक्शन होगी जी ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से ये X 2NaX निकल जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये R और ये बेंजीन रिंग जॉइंट हो जाता है, बस सिंपल। तो R इसके साथ जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको एक R ग्रुप दूसरे बेंजीन रिंग के साथ ज्वाइंट करना हो तो हम वुड्स फिटिक रिएक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल रिएक्शन। इस चैप्टर में आपने काफी सारी नेम रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नेम रिएक्शन है उनको छोड़ना मत, ठीक है, उनको छोड़ना मत किसी भी कीमत पे, नेम रिएक्शन तो करनी ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर बेटा आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है मेरी तरफ से, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें बता रहा हूं मैं, वो चीजों को ठीक से सुनना। बोर्ड के लिए जितने क्वेश्चन मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज कराते समय तुम्हें कराए हैं, ठीक है, प्रिपरेशंस जो कराई हैं, जितनी भी मैंने तुमको मैकेनिज्म कराई हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हारे रिवीजन में तुम उतना फोकसली नहीं पढ़ पाओगे जितना फोकसली तुम अब पढ़ रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी के खत्म कर दो, ठीक है। वहां पे कन्वर्जन्स आ रहे होंगे कि इसमें से ये बनाओ, वही असली चैलेंज होता है और वो बोर्ड में आते ही आते हैं, कन्वर्जन्स बोर्ड में आते ही आते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और नीट और आईआईटी वाले बच्चों से फिर बोल रहा हूं मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में से क्वेश्चंस आते हैं, SN1 SN2 की मैकेनिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी IUPAC से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लेक्चर्स से प्रॉपर नोट्स बनाने, एक एक चीज जो बोली है वो अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो आपके लिए बेटा आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।